जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर फिर रार। जी हां दोस्तों, रार कह रहा हूं, न करार कह रहा हूं, न टकरार कह रहा हूं। रार इन द सेंस आप समझ लीजिए कि कुछ चिंताएं, और उससे क्या अब 8वें वेतन आयोग में देरी होने वाली है। इस वीडियो में पूरा आपके साथ में चर्चा करूंगा दोस्तों। और क्या पेंशन का फॉर्मूला बदली हो जाएगा, कितना होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी वीडियो में मैं ये सारे प्रेजेंटेशन है, इसमें इवन की मैं ओआरओपी तक को मैं दोस्तों कवर करूंगा, और जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे आपके साथ में शेयर और इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही है जो 8वें वेतन आयोग की अभी लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि जो ऑनलाइन क्वेश्चनरी के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जाना है उसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च कर दी गई है बढ़ा करके। और 31 मार्च की अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा पे कमीशन से थोड़ा बाहर निकलूं तो मैं आपको 31 मार्च बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? क्योंकि अभी जो एक्साइजमैन हैं वो 31 मार्च तक अपना चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का फॉर्म भर भी सकते हैं, और जिन्होंने भर दिया है तो कृपया करके अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के उसको वहां पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो उसको वहां पर से उसको अप्रूव करवा सकते हैं। तो 31 मार्च की अंतिम डेट है जिला सैनिक बोर्ड के स्तर की। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मिलता है? 2000 रुपए पर मंथ पर बच्चे के हिसाब से दोस्तों, 2 बच्चों के लिए आपको एजुकेशन ग्रांट मिलता है अंडर ग्रेजुएशन तक। दूसरा, केवी का एडमिशन मैंने कल की वीडियो में बताया था। केवी में एडमिशन दोस्तों आज 20 तारीख शुरू हो चुका है। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन है दोस्तों। बाल वाटिका और फर्स्ट के लिए आप भी चाहें अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो तब होंगे। अच्छा दोस्तों, जब ये निकला तो ये मैं आपको बता दूं एक्सपर पोस्ट किया गया था। तो ऐसे में इसके नीचे दोस्तों कई कमेंट्स आ रहे थे। हो सकता है इन्होंने क्वेश्चनरी में डाला भी ऑनलाइन, सरकार को भी ये चीजें प्रेषित की हों। तो ये डिफेंस के हैं, तो डिफेंस से संबंधित इन्होंने पेंशन का जो फॉर्मूला है उसको बदली करने के लिए अपनी सलाह दी है। और बदली करने के लिए क्या सलाह दी है? वैसे बेसिकली आपको दोस्तों पता ही है कि जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो जो आपकी पेंशन होती है, तो जो आपकी लास्ट ड्रॉन पे होती है उसका 50% आपको आपकी पेंशन बनती है। लेकिन इस चीज पर डिफेंस पेंशन को लेकर के इन्होंने, सुशील जी ने क्या लिखा है कि 59% पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पे ऑफ द रैंक एंड नॉट लास्ट ड्रॉन, because more than 90% soldier retires in age of below 40 years and serve 17 years as per armed forces physical fitness requirement. और pension of armed forces should be calculated on basis of last pay of rank, not last pay drawn. ठीक है, because service of armed forces 17 years, hence 50% should be calculated on basis of last pay of rank and not last pay drawn. अब आप इस चीज को ये ऐसा समझिए दोस्तों, इनका बोलने का मतलब यह है कि यदि कोई सैनिक रिटायरमेंट आता है, क्योंकि जो सैनिक की रिटायरमेंट की वो रहती है तो एक फिजिकल फिटनेस की, तो इस कारण जो है कई सैनिक पहले भी रिटायरमेंट ले लेते हैं या आ जाते हैं। कई चीजें होती हैं, रैंक उनको मिल जाता है, लेकिन जो उसका लास्ट पे ड्रॉन होती है उसके अनुसार उसको 50% के हिसाब से पेंशन दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिकों के साथ जो रिटायरमेंट आता है तो जो लास्ट उसका रैंक होता है, तो उस रैंक की जो हाई पे होती है उसको उसका 50% दिया जाना चाहिए, ना कि लास्ट पे ड्रॉन का। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए दोस्तों कि सपोज कोई हवलदार बन जाते हैं दोस्तों। हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस सपोज आपको पता ही है 24 साल है। ठीक है, लेकिन 17 साल में ये फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट या कुछ अन्य कारणों से जो है 17 साल, 17.5, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आ जाते हैं पूरी मैच्योर सर्विस ना करके। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सपोज 17 साल में वो आ जाते हैं, तो उस समय जो है वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं, उस समय OROP 3 का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये लगा रहा हूं, तो इसके हिसाब से लगाया कि 22,476 रुपए उनको मिल रही थी 17 साल में। उसके बाद 22,994 अलग अलग सर्विस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर वो आते हैं 17 साल में तो उनकी
22,476 पेंशन बनेगी। ठीक है, सैलरी तो अलग रही होगी, उसकी 50% करके इतनी बनेगी ओआरओपी के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। लेकिन जो इनकी डिमांड है कि उसका उस रैंक का जो हाई वो है उसका 50% मिलना चाहिए। तो 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उस हिसाब से हवलदार को जो 17 साल 18 साल में आ गए थे उनको उनकी फिक्स होनी चाहिए 24,763 रुपए। आप समझ गए बात को कि हवलदार अगर 17 में आता है तो 22,476 हो रही है, लेकिन उनको मिलनी कितनी चाहिए 24 साल के हिसाब से। उनकी रैंक का हाई रैंक जो मतलब 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस है हवलदार की, उस हिसाब से इतना मिलना चाहिए। ये है उनकी डिमांड कि फॉर्मूला ऐसे बदली होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों और चीजें भी बताऊंगा। ऑनरी सूबेदार मेजर इन आर्म्ड फोर्सेज शुड बी कंसिडर्ड फॉर पेंशनरी बेनिफिट। Presently no benefit to honorary नायक honorary सूबेदार मेजर्स being given like honorary नायक honorary कैप। अब इनका कहने का मतलब है कि जो ऑनरी सूबेदार मेजर हैं उनको भी ऑनरी का मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, फाइनेंशियली बेनिफिट मिलना चाहिए, जिस प्रकार से ऑनरी नायब सूबेदार को मिलता है, ऑनरी नायक ऑनरी हवलदार को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऑनरी सूबेदार मेजर बनता है तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसको भी मैं आगे चार्ट में दिखाऊंगा। अब पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे आज एक फोन भी आया था। ऑनरी नायब सूबेदार वो आए थे, लेकिन उन्होंने 26 साल करी थी। पे लेवल 6 में है तो उनको जो है नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, ना कि ऑनरी नायब सूबेदार की। लेकिन उनको मिल रही थी, पे लेवल 6 भी था। तो उनसे आज सीपी ग्राम में मैंने जो है कंप्लेंट डलवा दी है, तो उनका सही हो जाएगा, क्योंकि उनको लागू ही नायब सूबेदार का है। ठीक है, अच्छा जी, ऑनरी सूबेदार मेजर की बात कर रहे थे दोस्तों। तो आप यहां पर देख रहे हैं जिस प्रकार से अगर ये हवलदार हैं दोस्तों, ठीक है, हवलदार हैं, इनका मैं 24 साल में ही लेकर के चलता हूं, 24 साल में लेकर के चलता हूं। अगर इनको ऑनरी नायब सूबेदार मिलती है तो आप ये देख रहे हैं 25,738 बनती है। लेकिन अब 24 साल जिन्होंने कंप्लीट कर दी है तो आपको पता ही है एमएससीपी की वजह से उनको नायब सूबेदारी की पेंशन मिल जाती है, वो बनती है इतनी 26,825 रुपए। लेकिन यहां पर तो कुछ है नहीं कि सूबेदार मेजर सूबेदार हैं तो इतने सर्विस के बाद जो है सूबेदार मेजर बन जाएंगे, तो उनको ऑनरी सूबेदार मेजर जरूर मिल जाती है। तो जिस प्रकार से यहां पर अगर सपोज पहले इनको नायब सूबेदार की पेंशन नहीं भी मिलती, ऑनरी नायब सूबेदार की मिलती, तो आप देख रहे हैं 24,763 है तो 25,738 इनकी ऑनरी नायब सूबेदार के रूप में बनती, 1,000 रुपए की पेंशन इनकी बढ़ जाती। तो इसी प्रकार से जो सूबेदार हैं, सपोज ऑनरी सूबेदार मेजर आते हैं, इनकी मैं 30 साल सर्विस लगा करके चल रहा हूं, चाहे आप 28 ही लगा लीजिए, तो उनकी अगर बढ़ती दोस्तों तो कम से कम अभी 30,175 या 31,500 चल रही है, तो उनका जो है 34 के करीबन 33.5 34 के करीबन उनकी पेंशन बन जाती। इन दो चीजों को आप समझ गए होंगे दोस्तों। तीसरी चीज है दोस्तों, अब देखिए, आम जनता को सिर्फ वोट बैंक के समझा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, 8 पे कमीशन जैसे फैसले डिले हो रहे हैं। ये तो देखो सबके अपने कमेंट्स रहते हैं, क्या यह खुशखबरी सिर्फ इलेक्शन के लिए ही है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला सबमिशन नॉट टेक प्लेस। देखिए इस वेबसाइट में कईयों का कहना है हमें दिक्कत भी आ रही है। दिक्कत आने का मतलब यह है कि दोस्तों कोई लोग उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कुछ ने कमेंट किया कि 31 मार्च तक अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, और कोई सबका अपना अपना व्यू है। एक कहते हैं कि 2027 यूपी चुनाव तक यह ड्रामा चलता रहेगा। ठीक है, अगर अब देखिए दिनेश बावरिया जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो करना वो करेगी, ये जनता से सजेशन लेना सब ड्रामेबाजी और टाइम पास है। ठीक है, तो ये अपने अपने मत हैं सबके। आपके क्या मत हैं आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे इस लेटर की तरफ, जहां पर मैं कह रहा था कि क्या इस लेटर की वजह से 8th पे कमीशन में और डिले हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये 16 मार्च 2026 को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने जो क्वेश्चनरीज का पर अपनी फीडबैक मांगी है, 18 क्वेश्चनरीज हैं, उस पर ऑनलाइन फीडबैक मांगा है। उसके ऊपर दोस्तों इन्होंने चेयरपर्सन 8 सेंट्रल पे कमीशन को यह लेटर लिखा है और अपनी कुछ चिंताएं और अपनी कुछ मांग इस पर रखी हैं दोस्तों। तो क्या इससे देरी होगी? नहीं होगी। हालांकि आपको पता ही है 18 महीने का समय है। 18 महीने का बहुत समय होता है, बहुत समय क्या, तो क्योंकि अभी तक तो दोस्तों अभी यही चल रहा है कि हाँ आप लोग अपने मेमोरेंडम दें, आप अपने सुझाव दें, ये सारा चल रहा है।
डेट को बढ़ा करके 31 मार्च भी कर दिया गया है। अब जो इन्होंने ये मांग की है तो इसके हिसाब से तो और भी आगे तक चला जाएगा, और आगे चला जाएगा तो दोस्तों उससे होना क्या है कि भाई पे कमीशन को भी तो समय चाहिए, उसको पूरा कंपाइल करके उस पर विचार करके विश्लेषण करके सब कुछ करके। लेकिन तो क्या इससे जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले इन्होंने डिमांड्स क्या की हैं दोस्तों, क्या चिंताएं जाहिर की हैं दोस्तों, आप इसको देखिए। ये हिंदी में है, ठीक है, वैसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, मैंने हिंदी में वो कर रखा है इसका, ठीक है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगी 8CPC के तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से इसे कामकाज को देखकर प्रसन्न है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो कुछ भी हो रहा होगा दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट बना दी है, आपको वहां पर अपडेट्स मिल सकते हैं, तो इसको लेकर बड़े खुश हैं, ठीक है। हम निम्नलिखित चिंताओं को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, इनके निवारण का अनुरोध करते हैं। तो इनकी कुछ चिंताएं हैं। चिंता नंबर 1 क्या है दोस्तों, वर्तमान में प्रस्तावित 9 ऑनलाइन विषय पर पूर्व वेतन आयोग द्वारा संबोधित सभी क्षेत्र को कवर नहीं करते हैं, अतः पूर्व वेतन आयोग के अनुभव और कार्य क्षेत्र को ध्यान में विषयों पर की संख्या बढ़ाने का अनुरोध। अब देखिए दोस्तों 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट। वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आती है तो पता नहीं कितने पेजों की रहती है दोस्तों, लेकिन उसमें 18 कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने लिखे थे। तो इनकी चिंताएं हैं कि आपने सारी चीज कवर नहीं की है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इतने सारी चीजें कवर की जा सकती हैं, फिर भी उसमें की गई हैं, लेकिन इनकी डिमांड है कि कुछ और चीजों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ये जो है पूरी तरह से वो है नहीं, मतलब ठीक है। वर्तमान अच्छा दूसरा क्या है इनका, 9 विषयों पर चिंताओं विचारों और चुनौतियों समस्याओं के जवाब के लिए 3,500 अक्षरों की सीमा। अब उसमें जो है दोस्तों जो सीमा है कि आप 3,500 अक्षर तक जो है एक उसका जवाब दे सकते हैं 9 विषयों पर। तो इनका कहना है कि कुछ हमारी ऐसी समस्याएं हैं जो 3,500 शब्दों में पूरी नहीं होती हैं, इसलिए जो है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। 3.5 ज्यादा होना चाहिए इसमें। अच्छा, विशिष्ट अनेक श्रेणियों से जुड़ी चिंताओं विचारों को व्यक्त करने के चुनौतियों समस्याओं का प्रतिक्रिया देने के लिए कोई विशेष प्रावधान उपलब्ध नहीं है। तो 18 में तो जो है स्पेसिफिक पॉइंट है, इनका बोलने का मतलब है कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमसे संबंधित कुछ अलग हैं जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं गया है, तो हम उस पॉइंट को कहां पर लिखें, यानी कि हमारा कुछ मिसलेनियस पॉइंट हो सकता है, उसके लिए भी अलग से उसमें एक होना चाहिए कि हाँ आपकी तरफ से कुछ अलग ही इन विषयों से जो विषय दे रखे हैं 18 में तो दे रखे, उसके अलावा कुछ है तो वो वाला कॉलम भी होना चाहिए। चौथे में क्या है दोस्तों, 7वें CPC में 196 भत्तों का उल्लेख किया गया है। 8वें CPC के विषय में केवल 12 प्रकार के भत्तों का उल्लेख है, चूंकि प्रत्येक भत्ता विशिष्ट उद्देश्य के लिए और कर्मचारियों को विभिन्न समूहों को दिया जाता है। अब देखिए इसमें वही है जो उसमें पूछा गया है 18, उसमें तो 12 भत्ते उसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि 196 भत्ते हैं, तो हर चीज के बारे में वहां पर 18 उसमें कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन 12 चीजों के बारे में वहां पर है। तो इनका कहना है कि ये तो बहुत कम है, औरों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, हालांकि प्रमुख सेवानिवृत्ति लाभों का उल्लेख किया गया, जो मेन चीजें हैं उनको तो उल्लेख किया गया है इसमें, लेकिन जो पेंशन है, फैमिली पेंशन हैं, उनके फॉर्मूला ये वो इन चीजों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। करियर प्रगति के विषय में MSCP के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। केंद्र सरकार की कर्मचारी की, अच्छा जी, इसमें यह भी है दोस्तों कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में जो आते हैं उनकी सैलरी किस प्रकार से तय की जाती है, उस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समय समय पर जो है कभी कभी ग्रुप A वाले को ग्रुप C वाले को ग्रुप B वाले का भी काम करना पड़ता है, जैसे ऑफिशिएटिंग वगैरह नहीं कहते हैं, या B वाले को A का भी काम करना पड़ता है। तो इस चीज को इसमें जो है मेंशन किया जाना चाहिए। 8वें में इन्होंने लिखा है कि जो है संबंधित संघों, संगठनों, व्यक्तियों द्वारा दायर कानूनी मामलों में उत्पन्न माननीय केंद्रीय प्रशासनिक, तो कुल मिलाकर के पेंशन से संबंधित जो भी मैटर्स होते हैं, अगर कोर्ट में जाते हैं, किसी संघ में, संगठन में जाते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, तो उसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि इसको पब्लिश किया जाना चाहिए पेंशन से संबंधित, कि भाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो इसका भी जो है पब्लिशिंग होनी चाहिए ताकि सब जागरूक हो सके पेंशनर। 8वें CPC के तहत यूनियनों और संघों से अनुरोध है कि ज्ञापन ऑनलाइन जमा करने के अलावा ज्ञापन की भौतिक प्रतियों में भी स्वीकार करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग उसमें जो है वेबसाइट में लॉगिन, क्योंकि मुझे भी खुद व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रही थी, लॉगिन कैसे करना, नहीं हो पा रहा, दिक्कतें वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा क्रिटिकल सा लग रहा है। तो ऐसे में उनको जानकारी तो बहुत है, थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो वहां पर उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में इनकी तरफ से भी डिमांड की गई है कि देखिए ऑनलाइन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन
अगर कोई ऑफलाइन भी इन क्वेश्चनों के आंसर दे करके भेज या फिर अपने सुझाव दे करके भेजे तो उनको भी स्वीकार किया जाना चाहिए 8वें वेतन आयोग के द्वारा और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय अब कुछ देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे